अभी साफ साफ दिखाई दे जाए ना आपको कि दिस एरिया प्लस दिस एरिया इज इक्वल टू टोटल एरिया। बहुत ध्यान से लिख लीजिएगा, क्योंकि मैं एक ट्रू फॉल्स का स्टेटमेंट आपको देने जा रहा हूं, उसको बहुत केयरफुली एनालाइज करना होगा। इस प्रॉपर्टी को बहुत अंडरस्टिमेट मत करिएगा। कुछ बहुत मजाक बनाते हैं इस प्रॉपर्टी की, कहते हैं अरे ये तो बहुत आसान है, तो इतना अंडरस्टिमेट मत करिएगा इस प्रॉपर्टी को। हाँ भाई, अब एक ट्रू फॉल्स का प्रॉब्लम मिलने जा रहा है आप लोगों को। ट्रू फॉल्स के प्रॉब्लम में लिखिएगा, ये इस स्टेटमेंट को S1 नाम दे दीजिएगा। दिस इज S1। S1 इज दिस इंटीग्रल इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। और S2 स्टेटमेंट लिखिएगा, C बिलोंग्स टू द इंटरवल A to B। S1 और S2 ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम देखिए, फर्स्ट पार्ट है प्रॉब्लम का। S2 इंप्लाइज S1, आपको बताना है ट्रू या फॉल्स। S2 इंप्लाइज S1, बताना है ट्रू या फॉल्स। S2 इंप्लाइज S1 का मतलब हुआ कि अगर C A और B के बीच में होगा तो ये इंटीग्रल बराबर होगा दिस इंटीग्रल प्लस दिस इंटीग्रल के। ट्रू या फॉल्स? ट्रू। ये स्टेटमेंट ट्रू है, आंसर लिख लीजिए ट्रू। सेकेंड पार्ट पे आइए, S1 इंप्लाइज S2। S1 इंप्लाइज S2। S1 इंप्लाइज S2 का क्या मतलब हुआ कि अगर ये रिजल्ट हमें दिया हुआ है तो C जो है वो A और B के बीच में होगा। ट्रू या फॉल्स? वोटिंग करनी है भाई आपको, बहुत केयरफुली। अच्छा, कोई लॉजिक वॉजिक मत लगाइएगा, सिर्फ नॉलेज का यूज करिएगा। कई लोग लॉजिक क्या लगाते हैं कि एक ट्रू हो चुका है तो अब एक तो जरूर फॉल्स होगा। कई लोग लॉजिक लगाते हैं एक ट्रू है तो दूसरा तो ट्रू होना ही चाहिए। ये सब लॉजिक किनारे कर दीजिएगा, सिर्फ कंसेप्ट सोचिएगा। हाँ, तो कंसेप्चुअली सोच के बताइए, कितने लोग कह रहे हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है? हाथ खड़ा करें, ढंग से हाथ सीधा होना चाहिए। कितने लोग कह रहे हैं ये स्टेटमेंट फॉल्स है? ये भाई 3 या 4 साथी कह रहे हैं स्टेटमेंट फॉल्स है, और बाकी सभी साथी कह रहे हैं स्टेटमेंट ट्रू है। 4 लोग कह रहे हैं फॉल्स है। जरा इनमें से किसी को माइक्रोफोन दीजिए। ये फॉल्स कौन कह रहा है? इन्हीं को दीजिए, आपके साथ जो है। हाँ हाँ, बताइए। अगर C B से बड़ा हो गया तो एरिया ज्यादा हो जाएगा, पर फिर जब दूसरा इंटीग्रल का एरिया नेगेटिव हो जाएगा तो वो पॉजिटिव नेगेटिव ऐड होके इतना ही एरिया आ जाएगा। यानी C B से बड़ा भी हो सकता है और A से छोटा भी हो सकता है। तुम क्या कह रहे थे? तुम भी यही कह रहे हो, मतलब C का A और B के बीच में होना जरूरी नहीं है। बहुत ठीक, बिल्कुल ठीक। तो ढेर सारे साथियों ने जिन्होंने इसको ट्रू कह दिया था वो सरासर गलत थे। सही कितने लोग थे? 4 लोग, केवल 4 लोग सही थे जो इसको फॉल्स कह रहे हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, तभी मैं बार बार अपील कर रहा था आपसे कि कभी किसी स्टेटमेंट की खिल्ली मत उड़ाओ, मजाक मत बनाओ। क्या रही है तो बहुत आसान है। इसके आगे लिखिए फॉल्स। और अब थोड़ा सा डिस्कशन, झटका लगाया ना कुछ लोगों को, तो भाई डिस्कशन की थोड़ी जरूरत है। ये फॉल्स देख के बहुत गंभीर झटका लगा। हाँ भाई, ये सपोज करिए फिर वही फंक्शन बनाया मैंने, A से B, A से B इस एरिया में कोई दिक्कत नहीं है आपको। ये इंटीग्रल A to B fx dx है। सपोज करिए C जो मैंने लिया वो B के आगे ले लिया, ठीक है। अब इंटीग्रल A to C fx dx जो है वो इस एरिया के बराबर हो जाएगा, इस एरिया के बराबर हो जाएगा। ये एरिया अगर A1 है तो इस इंटीग्रल की वैल्यू प्लस A1 आ जाएगी। हाँ भाई, अब एक और एरिया में लिख रहा हूं, इंटीग्रल C to B fx dx। ये जो है वो इसके बराबर निकल के आएगा।
इसकी वैल्यू इस एरिया के बराबर होगी। लेकिन बताइए इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? नेगेटिव होगी, क्योंकि हम उल्टे डायरेक्शन में इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, सी से बी इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू तो इस एरिया के बराबर जरूर होगी, लेकिन एक्चुअली साइन इसका नेगेटिव होगा। ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं ना आपको अच्छे से, ठीक है ना। तो अगर ये एरिया A2 है, अगर ये एरिया A2 है, ये वाला एरिया B से C के बीच में, तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो -A2 निकल के आएगी। अच्छा, अब मैं जब +A1 में -A2 जोड़ दूंगा, +A1 में -A2 जोड़ दूंगा, तो क्या A से B वाला ही एरिया मिल जाएगा? यस, ये वाला एरिया ही मिल जाएगा। इस एरिया का नाम मैंने रख दिया कैपिटल A। ये जो व्हाइट कलर के डॉट्स से जो एरिया दिया जा रहा है, ये देखिए, ये वाला जो एरिया दिया जा रहा है, इसका मैंने नाम रख दिया है कैपिटल A। लिख लो भाई, इसी तरीके से लिख लो। इतना एक्सप्लेनेशन काफी है, मुझे किसी सेंटेंस की जरूरत महसूस नहीं हो रही है। आपको हो रही है क्या? नहीं, सेंटेंस की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है यहां पर। ये फिगर ही अपने एक्सप्लेनेशन के लिए काफी है। तो आपको पता चला कि भाई दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस ट्रू होगा अगर सी ए और बी के बीच में होगा तब, सी बी से बड़ा होगा तब भी, सी ए से छोटा होगा तब भी, सी चाहे कुछ भी हो, ये स्टेटमेंट सही है। तो लिख लीजिएगा, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एनी सी बिलोंगिंग टू आर, फॉर एनी सी बिलोंगिंग टू आर। तो भाई इस तरीके से इंटरवल ब्रेकिंग प्रॉपर्टी आपको पूरी तरह से समझ में आ गई, मतलब इसमें अब आपको कोई कंफ्यूज नहीं कर सकता। अगला मुद्दा है कि भाई इसका किस टाइप की प्रॉब्लम्स में यूज होगा, ठीक है ना। तो लिख लीजिएगा, प्रॉब्लम्स के लिए ऐसे लिखिएगा, टाइप 1। प्रॉब्लम्स के लिए लिखिएगा टाइप 1। टाइप 1 में लिखिए इंटीग्रेटिंग discontinuous and non-differentiable functions, integrating discontinuous and non-differentiable functions। अरे भाई, डिसकंटिन्यूअस और नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शंस को इंटीग्रेट करने के लिए इस प्रॉपर्टी का बहुत यूज किया जाता है। याद दिलाऊं आपको कैसे? जैसे सपोज करिए ग्रेटेस्ट इंटीजर x का इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, एक बार ग्राफ के दौरान कर चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। तो पुराना क्वेश्चन मैं थोड़ा रिवाइज करा के इस मुद्दे को टेकअप कर रहा हूं। याद आया ये इंटीग्रेशन कैसे किया करते थे? कितने लोगों को याद आया? और भाई आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर जब जब इंटीजर होगा तब तब ये वाला फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, इसकी वैल्यू में झटके से चेंज हो जाएगा। अच्छा, एक्स स्क्वायर इंटीजर कब कब होगा? इसके लिए ऐसे देखिए, x जो है 1 से 3 चेंज हो रहा है, 1 से 3 चेंज हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर 1 से 9 चेंज हो रहा है। अच्छा, 1 से 9 अगर एक्स स्क्वायर चेंज होगा तो इंटीजर कब कब होगा? 2 पे, 3, 4, 5, 6। जगह की थोड़ी कमी पड़ गई है, कोई टेंशन नहीं, इस 3 को थोड़ा इधर खिसका लें। 6, 7, 8, 9। अरे भाई, एक्स स्क्वायर की इन वैल्यूज पर इसकी वैल्यू में झटके से चेंज होगा। अच्छा, एक्स स्क्वायर की ये वैल्यूज एक्स की किन किन वैल्यूज पर आएंगी? एक्स √2 पर एक्स स्क्वायर 2 आएगा, और फिर √3 पर ये आ जाएगा, √4 यानी कि 2 पर 4 आ जाएगा, √5, √6, √7, √8 और फाइनली 3। अरे भाई, ये वर्किंग जरूर आपको याद आ रही होगी, ऐसी वर्किंग ग्राफ के दौरान एक बार कर चुके हैं हम लोग, कोई बात नहीं, लिख लो, फिर से लिख लो। तो x की इन वैल्यूज पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। लिख लीजिएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर
is discontinuous at these values of x. तो ये जो इंटीग्रल है, अगर हम इसको i कह दें तो i देखिए कैसे इवेल्युएट होगा। ये जहां जहां फंक्शन की वैल्यू में झटके से चेंज हो रहा है वहां पर हम अपना इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन ब्रेक कर देंगे, ठीक है ना। तो पहला इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा, 1 से लेकर √2। अरे इंटरवल जो है x के टर्म्स में ब्रेक होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन चल रहा है ना। तो 1 से √2 पहले इंटीग्रेशन करेंगे। अच्छा, अभी इसके आगे नहीं लिख रहे हैं, पहले इंटरवल्स कायदे से लिख लें। फिर √2 से √3 इंटीग्रेशन करेंगे, फिर √3 से 2 इंटीग्रेट करेंगे, 2 से लेकर √5, √5 से लेकर √6, √6 से लेकर √7, √7 से लेकर √8 और फाइनली √8 से लेकर 3 तक। ये मैंने प्लान बनाया है भाई, ये इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन को ब्रेक कर दिया है। अच्छा, इसके अंदर फंक्शंस मैं बाद में लिखूंगा भाई, पहले आप लोग भी इतना लिख लो, पहले आप लोग भी इतना लिख लो, पहले मेरा प्लान जो है आप लोग भी लिख लो, तब मैं उस प्लान का एग्जीक्यूशन लिखवाऊंगा आपको। अरे 2 स्टेप्स में काम करता हूं भाई, पहले प्लान बनाता हूं फिर उसको एग्जीक्यूट करता हूं। हाँ भाई, अब एग्जीक्यूशन शुरू होने जा रहा है। 1 से √2, जब x की वैल्यू 1 से √2 के बीच में होगी तो x स्क्वायर 1 और 2 के बीच में होगा, x स्क्वायर 1 और 2 के बीच में होगा, तो उसका जो इंटीग्रल पार्ट होगा वो 1 के बराबर होगा। तो मैं इंटीग्रल पार्ट ऑफ x स्क्वायर पूरा फंक्शन क्यों लिखूं, उसकी जो वैल्यू है वही लिख दूं डायरेक्टली। ये नहीं आया समझ में आपको? आ गया भाई। अच्छा बताओ, √2 से √3 के बीच में क्या लिखूं इसकी जगह? इसकी जगह क्या लिखूं भाई? 2, क्योंकि x स्क्वायर 2 से 3 के बीच में होगा तो इसका इंटीग्रल पार्ट 2 हो जाएगा। अच्छा बताओ, √3 से 2 के बीच में क्या लिखूं? 3। अब तो पैटर्न समझ में आ गया ना आप लोगों को। 3dx, फिर इसकी यहां पर 4dx, 5dx, 6dx, 7dx, 8dx। अरे भाई इंटीग्रल्स का काम मैं आपके भरोसे छोड़ रहा हूं, ठीक है ना। अब तो सब लोगों को याद आ गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग ग्राफ में किया करते थे। लेकिन ठीक है, ग्राफ में हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन की काफी झलक ली थी, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन नाम के टॉपिक में तो सब कुछ कंप्लीट डिस्कस कर लेना ना। थोड़ा बहुत अगर पहले किया भी है तो उसको भी एक बार फिर से पूरा कर लेना, क्योंकि अब डेफिनेट इंटीग्रेशन में कहीं पर कोई कसर नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल 2 देखिएगा। एग्जाम्पल 2, इंटीग्रल 1/e to e modulus of ln x dx। अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने फंक्शन लिया था वो एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन था। ये कैसा फंक्शन है? डिसकंटिन्यूअस है क्या? कंटिन्यूअस तो है लेकिन नॉन डिफरेंशिएबल है, नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन है। कहां पर नॉन डिफरेंशिएबल है ये? x1 पे। अरे भाई ln x जब x एक्सिस को कट करेगा तो उसके मॉड में कोना क्रिएट हो जाएगा। ये सारा डिस्कशन बहुत डिटेल में किया हुआ है हमने। तो x1 पे नॉन डिफरेंशिएबल है। तो कोई नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन जिस पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल हो उस पॉइंट पर आप इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन को